पिछले एपिसोड में आपने देखा जू किंग 7 ब्लड आइज के टेलीपोर्टेशन पोर्टल में था। वो वापस आ रहा था। पोर्टल के प्रभारी डिसाइपल ने उसे पहचान लिया था। वेस्टवर्ल्ड और भी ज्यादा खूंखार हो चुका था। उसकी शक्ल बर्बाद थी। किंग ने कहा, जू किंग को मार, तब इलाज। कैप्टन अभी भी लापता। नंबर 1 वांटेड, 100 मिलियन का इनाम। जू किंग के सिर पर 70 मिलियन और उसकी बैग ऑफ होल्डिंग में अभी भी वो नोज पड़ी थी। अब आगे। जू किंग सतर्क था। टेलीपोर्ट होने से पहले उसने पोर्टल वाले डिसाइपल का रिएक्शन देख लिया था। उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन उसमें एक गहराई भी थी। खुद को उस डिसाइपल की जगह रखकर जू किंग को मानना पड़ा। इनाम इतना बड़ा था, किसी का ललचाना गलत नहीं था। और फिर उसका सी ज़ॉम्बी दुश्मन था, वो जिसने खुद को डाउ चाइल्ड कहा था, वेस्टवर्ल्ड। अगर स्टैचू की नोज ठीक नहीं हो सकी तो इसका मतलब गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियड स्पिरिट से जो नुकसान होता था वो कभी ठीक नहीं होता था। और अगर ऐसा था तो वेस्टवर्ल्ड का चेहरा भी कभी ठीक नहीं होगा। वो मुझसे बहुत जलता होगा। मुझे उससे छुटकारा पाने का तरीका सोचना होगा। ये सब सोचते हुए टेलीपोर्टेशन की रोशनी फीकी पड़ गई। सब साफ हो गया। वो 7 ब्लड आइज में वापस था। सब कुछ जैसा था वैसा ही लग रहा था। राजधानी शहर की वैसी ही हलचल। टेलीपोर्टेशन पोर्टल के इस्तेमाल का इंतजार करती लोगों की लाइन। दूर में 2 डिसाइपल्स रजिस्ट्रेशन का काम संभाल रहे थे। एक लड़का एक लड़की, दोनों ग्रे रोब्स में। जू किंग ने उन्हें देखा। चेहरे जाने पहचाने लगे, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो पास आया, उसके वायलेट रोब ने सबका ध्यान खींचा। रजिस्ट्रेशन वाले 2 डिसाइपल्स के चेहरे बदल गए। वो तुरंत खड़े हो गए और आदर से हाथ जोड़ लिए। नमस्कार सेक्ट अंकल। जू किंग उनके पास से गुजरा, लेकिन फिर उसकी नजर उस लड़की पर रुक गई और वो रुक गया। वो सुंदर थी, थोड़ी पतली पोनीटेल थी। जब उसकी आंखें उस पर पड़ी, वो घबरा गई, थोड़ी कांपने भी लगी। दिल तेज धड़क रहा था। उसने सिर और भी नीचे कर लिया। जू किंग बोला, तुम्हारी कल्टीवेशन बेस बुरी नहीं है, 6ठे लेवल से ज्यादा दूर नहीं हो। लेकिन तुम्हारे सी फॉर्मिंग स्क्रिप्चर से आने वाली फॉरबिडन सी और 7th पीक के सेम लेवल के डिसाइपल्स जैसी नहीं है। उस ऑरा को सुधारो, तुम्हारा ब्रेक थ्रू बहुत आसान हो जाएगा। कांपती हुई लड़की ने उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया और फिर वो चला गया। जू किंग ने ये सलाह इसलिए दी क्योंकि ये वही 2 डिसाइपल्स थे जो उसके 7 ब्लड आइज पहुंचने पर उसे रिसीव करने वाले थे। और इस लड़की ने उसे सेक्ट के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। एक छोटी सी मदद थी और जू किंग ने सोचा उसे दोबारा देखकर कुछ अच्छी सलाह देकर एहसान उतार दिया जाए। जू किंग के जाने के बाद दोनों डिसाइपल्स वहां पसीने से तर खड़े थे। जू किंग की कल्टीवेशन बेस से कुदरती दबाव आ रहा था और उसमें बैटलफील्ड की बलिष्ठ ऑरा भी थी। इन 2 ची कंडेंसेशन डिसाइपल्स के लिए वो कोई राक्षस लग रहा था। लड़का बोला। उसका हाथ फैन को इतनी जोर से पकड़ रहा था कि फैन टूट गया। उस सीनियर की कल्टीवेशन बेस कितनी ताकतवर थी। उसने अपनी साथी लड़की को देखा, हैरानी से पूछा, तू उसे जानती है? लड़की थोड़ी देर खोई खोई सी खड़ी रही, फिर वो दौड़कर स्पेल फॉर्मेशन के पास गई। टेलीपोर्ट रिकॉर्ड्स देखे। जो ढूंढ रही थी वो मिल गया। उसकी आंखें फैल गईं। जू किंग। लड़का कांप गया। मतलब वही जो हाल ही में मशहूर हुआ, जिसने सी ज़ॉम्बी टेरिटरी में उनकी होली आइटम नष्ट कर दी, जिसके सिर पर सी ज़ॉम्बीज़ ने बड़ा इनाम लगा दिया, वो जू किंग। लड़की ने सिर हिलाया। तू उसे कैसे जानती है? लड़के की आंखों में ईर्ष्या थी। लड़की धीरे से बोली, मुझे साफ याद है, करीब 1 साल पहले वो स्कैवेंजर लड़का जो व्हाइट आइडेंटिटी मेडालियन लेकर आया था, मैंने उसे सेक्ट के खतरों के बारे में बताया था। मुझे उसकी जानकारी देखना याद है। उसका नाम भी जू किंग था। लड़के ने गहरी सांस ली। उसे वो पल याद आ गया। लड़की ने उसकी तरफ देखा। मुझे याद है, तुमने कहा था वो 2 महीने भी नहीं टिकेगा। लड़के का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। उसे याद था, उसने सोचा था उसकी ये जूनियर सिस्टर बेवकूफ बना रही थी, लेकिन अब लग रहा था उसने अपने लिए एक संभावित अवसर पैदा कर लिया था। जू किंग को नहीं पता था वो दोनों डिसाइपल्स अब क्या बातें कर रहे थे। उसने ये सलाह बस यूं ही दे दी थी।
अब वो शहर में वापस आ गया था। उसने ग्रे रोब पहन ली, हार्बर 176 में ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन की तरफ जा रहा था। उसका घर मास्केफ नष्ट हो चुका था। अगर उसे आराम करने के लिए कोई सुरक्षित जगह चाहिए थी तो या तो 7th पीक के अपने मैंशन ग्रोटो में जाना था या शहर में कहीं इन किराए पर लेना था। वायलेंट क्राइम्स डिवीजन भी एक ऑप्शन था, लेकिन वहां जाने के बजाय उसने पहले जैंगसन से मिलने का फैसला किया ताकि नया धर्मास्किफ ले सके। वो करीब 6 महीने से 7 ब्लड आइस की राजधानी में नहीं आया था। चारों तरफ भीड़ थी, वही दुकानें, वही ठेले। उसे अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बैटलफील्ड बहुत दूर थी, इसलिए जंग का माहौल ज्यादा नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा था। बस एक फर्क था, सेक्ट हार्बर 176 का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। ये अब सामान ढुलाई के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना था। स्पेल फॉर्मेशन से तुरंत टेलीपोर्ट तो किया जा सकता था, लेकिन वो बहुत महंगा था। मर्चेंट शिप्स धीमी थी, लेकिन जंग को 6 महीने हो चुके थे तो ये स्पीड काफी थी। आखिर जंग जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी। एल्डर ब्रदर जैंगसन ने सही जुआ खेला। जू किंग ने सोचा आने वाले प्रॉफिट्स के बारे में, वो बहुत खुश था, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। आखिर कैप्टन के साथ की गई वो हरकत अब बहुत सारे लालची लोगों की नजरें उस पर लगाएगी। अच्छा हुआ कैप्टन हैश एक स्थान पर है और उसका इनाम बड़ा है। जो कोई भी कुछ सोचेगा पहले उसे ही टारगेट करेगा, और कैप्टन को तो ऐसी रेप्यूटेशन अच्छी लगेगी। मैं उसकी शान में कमी नहीं करना चाहता। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। उसे पूरा यकीन था कि उसका आकलन सही था। अब बस कैप्टन के वापस आने का इंतजार था। कुछ ही देर में वो हार्बर 176 पहुंच गया। सेक्ट पूरे हार्बर का आधे से ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा था। तरह तरह के जहाज थे। जू किंग ने देखा तो उसकी सांस निकल गई। निर्माण कार्य 6 महीने पहले से कहीं आगे था। सड़कें साफ थीं, कई दुकानें खुल चुकी थीं, काम चल रहा था। ये जगह पहले से कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ वाली थी। लोगों की संख्या 10 गुना या उससे भी ज्यादा थी। क्योंकि ये हार्बर 3 साधारण हार्बर्स का मिला हुआ था, इसलिए ये काफी बड़ा था। बड़ी भीड़ थी और बेचने के लिए और भी तरह तरह के सामान थे। जू किंग तेज कदमों से चल रहा था, ये सब देख रहा था जब तक वो ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन नहीं पहुंच गया। अंदर जाने के बजाय उसने जैंगसन को वॉइस मैसेज भेजा। एक पल में जैंगसन बाहर उड़ा। जैंगसन ने जू किंग का सुनाम कहना शुरू किया, फिर खुद को रोक लिया। उत्तेजित होकर जू किंग को ऊपर से नीचे देखा। उसे ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन के एक वेयरहाउस में खींच लिया। जैसे ही वो अकेले थे, जैंगसन बोला, तुम और कैप्टन दोनों मशहूर हो गए हो। कैप्टन ने किया था, जू किंग ने सुधारा। तुम दोनों पागल हो। मुझे यकीन नहीं होता तुमने सच में 7th ज़ॉम्बी एंसेस्टर स्टैचू की नोज नष्ट कर दी। तुम्हें पता है वो नुकसान परमानेंट है। मैंने सुना अब उस स्टैचू की नाक नहीं है। वो भी कैप्टन ने किया। जू किंग तुरंत बोला, ये पूरी तरह पागलपन है। मैंने सुना फ्रंटलाइन पर ज़ॉम्बी फोर्सेस आग बबूला हो गए। ज़ॉम्बी लीडरशिप ने हमारे पेट्रियार्क से बातचीत खोलने की कोशिश की। वो नोज वापस चाहते हैं। पेट्रियार्क ने मना कर दिया। बिल्कुल स्वाभाविक है। कैप्टन पागल है। जू किंग ने सांस ली, और मैं बस उसके साथ घसीटा गया, मेरी मर्जी से नहीं। तुमने सुना मैंने क्या कहा? कैप्टन ने अकेले किया सब कुछ। जैंगसन आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने आवाज धीमी की और बोला, कोई मौका है? तुम्हारे पास अभी भी वो नोज है? क्या मैं देख सकता हूं? मेरे पास है, जू किंग ने कहा, लेकिन ज़ॉम्बी टेरिटरी से बाहर आने के बाद ये साधारण पत्थर में बदल गई। इसमें कोई चमत्कार नहीं बचा। उसने अफसोस से सांस ली और उस पत्थर की नोज को बाहर निकाला, जोर की आवाज के साथ। सावधानी से, जैंगसन चिल्लाया। वो बहुत बड़ी थी, करीब 30 मीटर ऊंची। रंग धूसर था। उसमें से कोई ऑरा नहीं आ रही थी, बल्कि वो थोड़ी जंगली लग रही थी। उसकी सतह पर अनगिनत छोटे छेद थे, जैसे रेत और हवा ने बनाए हो, जिनसे प्राचीन समय का एहसास हो रहा था। जैंगसन उसके चारों तरफ घूमा, फिर उसकी सतह को छुआ। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। उसने जू किंग की तरफ देखा। जू किंग, कौन कहता है ये नोज चमत्कारी नहीं है? ये ज़ॉम्बी की डिवाइन लाइकनेस से है।
हर एक सी ज़ॉम्बी जो इस दुनिया में है इसे वापस चाहता है। ये असल में उनकी शान है। जैंग सन की भौहें ऊपर नीचे हो रही थी। वो बोला, मेरे दिमाग में एक विचार है। हम यहाँ अपने हार्बर में एक म्यूजियम बनाएं। हम इस नोज के इस हिस्से को उसमें रखें, और जब कैप्टन वापस आएगा तो उसका आधा हिस्सा भी हम साथ में रखेंगे। हमारे हार्बर में ऐसा म्यूजियम होगा तो विश्वास करो ज़ू किंग, कोई हमें रोक नहीं सकता। हमें गार्ड्स रखने की भी जरूरत नहीं होगी। सेक्ट खुद हमारे लिए गार्ड्स भेजेगा, और सेक्ट हमारा सारा एडवर्टाइजमेंट भी करेगा। हमारा हार्बर मशहूर हो जाएगा, लोग दूर दूर से आएंगे। हम 7 ब्लड आइज के #1 हार्बर होंगे, और उससे भी बढ़कर म्यूजियम के पास की दुकानों की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। हम भी अमीर हो जाएंगे। ये सुनकर ज़ू किंग की आंखें चमक उठी। जैंग सन को इतना उत्साहित देखकर उसकी व्यापार चलाने की प्रतिभा की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद वो मान गया। उन्होंने कुछ विवरणों पर बातचीत की। फिर ज़ू किंग ने आवाज धीमी की और बोला, एल्डर ब्रदर जैंग सन, मेरा धर्मास्किफ। जैंग सन उस ज़ॉम्बी एंसेस्टर की नोज को संतोष से रगड़ रहा था और हंस रहा था, जैसे उसने पहले ही सोच लिया था ज़ू किंग अपने धर्मास्किफ के बारे में पूछेगा। निकलो बाहर, मुझे पता था तुम अपना धर्मास्किफ बिगाड़कर वापस आओगे। हमारा हार्बर इतना प्रॉफिटेबल है, चाहे कितनी भी बुरी तरह टूटा हो, मैं इसे नए जैसा बना दूंगा, देर नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर ब्रदर जैंग सन, ज़ू किंग ने कहा। उम्मीद है तुम जल्दी काम निपटा दोगे। इतना कहकर ज़ू किंग ने हाथ जोड़े और मुड़कर चलने लगा। रुको, धर्मास्किफ कहाँ है? जैंग सन ने कहा, अगर तुम मुझे दोगे नहीं तो मैं ठीक कैसे करूंगा? वो गायब है, ज़ू किंग ने कहा। वेयरहाउस में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। जैंग सन ने ज़ू किंग की तरफ देखा, उसकी आंखें धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही थीं। गायब, ज़ू किंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। गायब। जैंग सन थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और सांस ली। तुमने वो सी ज़ॉम्बी टेरिटरी में खो दिया। एक गोल्ड को एक्सपर्ट ने तोड़ दिया, ज़ू किंग ने सच कहा। जैंग सन ने ज़ू किंग के चेहरे के भाव को देखा और उसने फैसला किया उसका पहले का आकलन गलत था। ये लड़का कैप्टन की तरह ही पागल था। वो महज एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर था और इतना अद्भुत था कि उसने अपना धर्मास्किफ एक गोल्ड को कल्टिवेटर के हमले में खो दिया। आमतौर पर एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर गोल्ड को कल्टिवेटर से मिलता भी तो बचता नहीं था। कैप्टन के बारे में क्या? जैंग सन ने पूछा। अगर ज़ू किंग इस हालत में वापस आया था तो कैप्टन भी उतना ही बुरा झेला होगा। उन दोनों ने जो किया था उसे देखते हुए संभावना थी कैप्टन ने भी अपना धर्मास्किफ खो दिया होगा। कैप्टन, ज़ू किंग ने पीछे मुड़कर देखा जब वो टेलीपोर्ट हुआ था और 3 गोल्ड को ऑरर्स को महसूस किया था। कोई बात नहीं, जैंग सन ने सांस ली, मैं कैप्टन के लिए एक नया कॉफन बनाऊंगा जब तुम्हारे धर्मास्किफ पर काम करूंगा। शायद इस बार इसकी जरूरत न पड़े, लेकिन कभी न कभी पड़ेगी। ज़ू किंग ने सिर हिलाया, अलविदा कहा और चला गया। जैंग सन ने उसे जाते देखा, फिर सिर हिलाया और अपनी धर्मास्किफ वर्कशॉप की तरफ चल दिया। सोच रहा था क्या उसे दूसरा कॉफन भी बना लेना चाहिए। जब मेरे 2 पागल ब्रॉस हैं तो मैं एक कॉफन बना ही सकता हूं, ये तो बस उचित है। रात हो गई। ज़ू किंग हार्बर के किनारे चल रहा था, लहरों की आवाज सुन रहा था और आराम का एहसास ले रहा था। आगे से मैं बस सेक्ट में छुपकर रहूंगा जब तक ये हंगामा शांत न हो जाए। इतना सोचकर वो हार्बर 176 के वायलेंट क्राइम्स डिवीजन की तरफ बढ़ गया। वो डेप्यूटी डायरेक्टर था, उसके आने से उसके अधीनस्थों में काफी बेचैनी फैल गई, और खासकर हार्बर के नए स्थापित सेलेस्टियल ब्यूरो में। एक डेप्यूटी डायरेक्टर के तौर पर उसकी जिम्मेदारी थी उस स्पेसिफिक ब्यूरो की देखरेख करना। जब वो अंदर दाखिल हुआ, सभी कांस्टेबल्स ने आदर से उसका स्वागत किया। यहाँ तक कि कुछ ही कंडेंसेशन डिसाइपल्स ने खुद को उसके ऑफिस के बाहर गार्ड पर लगा लिया। म्यूट उनमें से एक था। जैसे ही ज़ू किंग अपने ऑफिस में दाखिल हुआ, म्यूट दौड़ता हुआ आया, उसके दरवाजे के बाहर बैठ गया और खूंखार नजरों से किसी को भी पास आते देखता तो मारने पर उतारू हो जाता।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो वायलेंट क्राइम्स डिवीजन में ही काम क्यों न करता हो, म्यूट उसे दुश्मन समझता था। जब जू किंग ने बाहर की हलचल देखी तो उसे पता चला वो म्यूट था। उसने तेजी से प्रगति की है। म्यूट की स्पिरिटसी अब करीब 210 मीटर थी, जिसका मतलब था वो सीफॉर्मिंग स्क्रिप्चर के 7वें लेवल में था। जू किंग ने ये सोचने की कोशिश भी नहीं की म्यूट इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ रहा था। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, उसे दूसरों की निजी बातों में दिलचस्पी नहीं थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। आधा महीना। जू किंग ने कम प्रोफाइल रखी, लेकिन खबर फैल ही गई वो वापस आ गया था। हालांकि वो वायलेंट क्राइम्स डिवीजन में रहा और उसकी रेप्यूटेशन बहुत खूंखार थी, फिर भी लोग उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स बनाने लगे। लेकिन उनमें से ज्यादातर अजनबी नहीं थे। ज्यादातर वो लोग थे हु वैंग यान, डिंग जू और दूसरे जिन्हें वो जानता था। इस आधे महीने में बैटलफील्ड की स्थिति काफी बदल गई थी। 7 ब्लड आइज और सी ज़ॉम्बीज के बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। करीब एक हफ्ते पहले एक विशाल युद्ध हुआ था, जिसमें 7 ब्लड आइज ने अपनी सेनाओं को 7 समूहों में बांटा, सी ज़ॉम्बीज के 7 फोर्टिफाइड आइलैंड्स पर हमला करने के लिए। लक्ष्य था सभी पर कब्जा करना और फिर मुख्य आइलैंड सी ज़ॉम्बी एंसेस्ट्रल लैंड की तरफ बढ़ना। सी ज़ॉम्बीज ने उन्हें रोकने के लिए सब कुछ झोंक दिया, लेकिन 7 ब्लड आइज का हमला उतना सरल नहीं था जितना लग रहा था। उनके 7 हमलों में से 4 वास्तव में फेंट थे। सिर्फ दुश्मन को रोकने के लिए क्षेत्र पर कब्जा करना उनका लक्ष्य नहीं था। बाकी के 3 हमले असली फोकस थे, उन 3 फोर्टिफाइड आइलैंड्स पर कब्जा करना और फिर उन्हें मुख्य आइलैंड तक पहुंचने के लिए स्प्रिंगबोर्ड के तौर पर इस्तेमाल करना। ये एक खूंखार और बेरहम लड़ाई थी जिसने आसमान हिला दिया था। जू किंग वहां खुद मौजूद नहीं था, लेकिन वायलेंट क्राइम्स डिवीजन के पास बैटलफील्ड से रिपोर्ट्स थी जिनमें सब कुछ विस्तार से लिखा था। आखिरकार 7 ब्लड आइज की सेनाएं 2 फोर्टिफाइड आइलैंड्स पर कब्जा करने में सफल रहीं। ये परिणाम सी ज़ॉम्बीज के लिए अच्छा नहीं था और उनके कुछ टॉप एक्सपर्ट्स ने मैदान में कदम रख दिया। लड़ाई का दायरा पहले से ही बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था। 7 ब्लड आइज ने मिशनों के लिए और भी बड़े इनाम देने शुरू कर दिए, जिससे डिसाइपल्स की आंखों में और भी ज्यादा जंगली चमक आ गई। जंग के इस बढ़ते स्तर की वजह से जू किंग और कैप्टन पर लगे इनामों में रुचि थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर उन इनामों में से एक को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया गया और इससे जू किंग कैप्टन से भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। वो नया बाउंटी रिवॉर्ड जोड़ा गया था सी ज़ॉम्बीज के डाउ चाइल्ड वेस्टवर्ल्ड ने। बाउंटी रिवॉर्ड इंक्रीज। मैं सी ज़ॉम्बीज का डाउ चाइल्ड उस व्यक्ति के लिए 10 कार्य करूंगा जो जू किंग को मार डाले। जब तक वो कार्य मेरी क्षमता के भीतर हो मैं उन्हें पूरा करूंगा, और जो कोई भी मुझे सटीक सुराग देगा जिससे मैं जू किंग को मार सकूं उसे एक कार्य का इनाम दिया जाएगा। सी ज़ॉम्बीज के डाउ चाइल्ड के तौर पर वेस्टवर्ल्ड की लड़ाई की क्षमता असाधारण थी और वो काफी मशहूर भी था। इसकी वजह से बहुत सारे नॉन ह्यूमंस ने इस इनाम के बारे में सुना और उनमें काफी दिलचस्पी थी। इसकी वजह से जू किंग और वेस्टवर्ल्ड के बीच लड़ाई की कहानियां फैलने लगीं। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वेस्टवर्ल्ड चाहता था, लेकिन इससे बचना असंभव था। उसे बस जू किंग को मारना था, बाकी सब बेमानी था। इस बड़े हुए इनाम की वजह से बहुत सारी बुरी नजरें जू किंग पर टिक गईं। इनाम बढ़ाने के तुरंत बाद वेस्टवर्ल्ड ने जू किंग को एक निजी संदेश भेजा। जू किंग, क्या तुम्हें एक डाउ चाइल्ड से लड़ने की हिम्मत है? बिना किसी बाहरी मदद के बस तुम और मैं। जू किंग को इनाम बढ़ने और संदेश दोनों की जानकारी थी, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसकी राय में ये डाउ चाइल्ड वेस्टवर्ल्ड थोड़ा बेवकूफ था। चाहे स्लम्स में हो या 7 ब्लड आइज में, जू किंग कभी द्वंद्व युद्ध में दिलचस्पी नहीं रखता था। वो पसंद करता था छाया में छुपकर और चुपके से दुश्मन का गला काट देना। ये कहीं ज्यादा साफ और असरदार तरीका था। इस आधे महीने में सेक्ट में काफी कुछ हुआ। सबसे बड़ी चीजों में से एक थी हार्बर 176 में एक विशाल म्यूजियम बन रहा था। हालांकि म्यूजियम के निर्माण के विवरण को छुपाकर रखा गया था, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण बात थी कि खबर लीक हो ही गई।
जैसे ही ऐसा हुआ, जैंग सन ने इसे गुप्त रखने के सारे प्रयास बंद कर दिए और इसके बजाय हर जगह इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में सेक्ट में सभी को इसके बारे में पता चल गया। हार्बर 176 में एक नया म्यूजियम बन रहा था और उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज प्रदर्शित होगी, और वो चीज थी 7th ज़ॉम्बी एंसेस्टर की डिवाइन लाइकनेस की नोज। 7 ब्लड आइज का कोई भी डिसाइपल इसे देख सकता था और नॉन ह्यूमन कल्टिवेटर्स को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस खबर ने सेक्ट में हलचल मचा दी, और जब ज़ॉम्बीज ने इसके बारे में सुना तो वो गुस्से से पागल हो गए। उनके लिए इससे बड़ा अपमान कुछ भी नहीं हो सकता था। सर ब्लड स्मेल्टर ने इस मामले के बारे में सुना और वो बहुत खुश हुआ, इतना खुश कि उसने खुद एक स्क्रॉल पर सुलेख लिखा और उसे म्यूजियम में लटकाने के लिए भेज दिया। उस स्क्रॉल पर 4 अक्षर थे, नोज विद लिविंग फ्लेम। जैंग सन ने तुरंत जू किंग को इसके बारे में संदेश भेजा। इससे जू किंग अंततः वायलेंट क्राइम्स डिवीजन से बाहर निकला और लगभग पूरे हुए म्यूजियम को देखने गया। जब उसने ज़ॉम्बी एंसेस्टर की विशाल नोज देखी और उसके ऊपर लटका हुआ सुलेख का स्क्रॉल देखा तो वो हैरान रह गया। जैंग सन उसके बगल में खड़ा था, उसके चेहरे पर बहुत गंभीर भाव था। पेट्रियार्क का क्या मतलब है? जू किंग ने पूछा। उसने जैंग सन की तरफ देखा। क्या वो चाहता है हम इसे आग लगा दें? जैंग सन ने अनिश्चितता से कहा, या फिर ऐसा बनाए कि ये फ्लेम्स से घिरा हुआ लगे। ठीक उसी समय जू किंग ने अचानक अपने पीछे कुछ महसूस किया और वो घूमकर म्यूजियम के बाहर एक जगह की तरफ देखने लगा। जैंग सन हैरान रह गया, क्या हुआ? जू किंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया जिसमें एक खंजर था। उसने खंजर को वार किया और एक फर्राटे की आवाज आई। साथ ही जिस जगह पर खंजर ने हवा को काटा था वहां से हैरानी की एक आवाज भी आई। हे! आवाज के साथ हवा जैसी आवाज आई, जू किंग के पास से गुजरती हुई। जू किंग का चेहरा पूरी तरह से भावशून्य था। उसने अपनी 2 लाइफ फ्लेम्स जला दी। जैसे ही तीव्र गर्मी चारों तरफ फैली, वो घूमा और एक मुक्का चलाया। गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ जू किंग कुछ कदम पीछे हट गया और पास की एक खाली हवा की जगह को देखा जो थोड़ी लहरा रही थी और उससे भी पीछे हट रही थी। चेन अर्न्यू, जू किंग ने कहा। वो डायरेक्टर है, बडी। एक घबराई हुई आवाज आई और फिर भी कैप्टन ने खुद को प्रकट नहीं किया। जैंग सन ने कैप्टन की आवाज पहचान ली। उसने उत्साह से उस लहराती हवा की जगह की तरफ देखा। कैप्टन, तुम वापस आ गए। बिल्कुल, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं किसी खतरे में नहीं था। बस कुछ दर्जन गोल्ड को एक्सपर्ट्स ने मेरा पीछा किया। उनसे बच निकलना उतना ही आसान था जितने कंधे से धूल उड़ाना। मैं वापसी में फ्रंटलाइन से भी होकर आया। हवा में अचानक एक सेब दिखाई दिया और फिर एक कुरकुराने की आवाज आई। कैप्टन ने उसका एक टुकड़ा काटा था। तुम अभी भी अदृश्य क्यों हो? जैंग सन ने उत्सुकता से पूछा। जू किंग और जैंग सन देख नहीं सकते थे, लेकिन कैप्टन के पास अब सिर्फ एक हाथ बचा था। उसकी कमर इतनी बुरी तरह घायल थी कि उसका निचला हिस्सा गिरने वाला था और उसके शरीर पर अनगिनत दूसरे घाव थे जिनमें से कुछ पूरे शरीर को पार कर गए थे। उसके चेहरे की हालत भी बहुत खराब थी। वो सूजा हुआ और पिटा हुआ था। उसके सारे बाल जल चुके थे। अपने पूरे शरीर के दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी एक सूजी हुई आंख खोली और मुस्कुराया। मुझे इसकी आदत हो गई है। अदृश्य रहना बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजों के लिए सुविधाजनक है, और तुम्हारे सुपीरियर के तौर पर अदृश्य रहना मेरे अथॉरिटी की स्थिति को और भी उभारता है। अपनी बात पर जोर देने के लिए उसने सेब का एक और बड़ा टुकड़ा काटा, फिर बेपरवाही से बोला, वैसे उन दर्जनों गोल्ड को एक्सपर्ट्स को चकमा देने के बाद मैंने सोचा पहले ज़ॉम्बी एंसेस्टर स्टैचू को ढूंढूं और उस पर पेशाब कर दूं। बुरी बात यह है वो चीज इतनी बड़ी थी कि मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था, नहीं तो उसे यहाँ लाता ताकि तुम भी उस पर पेशाब कर सको। एक और वजह मैं अदृश्य हूँ, वो है डेप्यूटी डायरेक्टर जू के लिए। तुम समझ सकते हो, मैं ज़ॉम्बी टेरिटरी में आंख बंद करके आ जा सकता हूँ, लेकिन डेप्यूटी डायरेक्टर जू नहीं कर सकता। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सुरक्षित बाहर निकल गया, मैंने ज़ॉम्बी के रॉयल पैलेस का दौरा भी किया।
अगर मैं तुम दोनों को ढूंढने के लिए वापस आने की जल्दी में नहीं होता तो मैं उस जगह भी गया होता जहां सीज़ोंबी पेट्रियार्क का इलाज होता है, ये देखने के लिए कि वहां कुछ करने लायक था या नहीं। कैप्टन गर्व से ये सब कह रहा था। उसका चेहरा इतना सूजा हुआ था, वो सुअर जैसा लग रहा था। और उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो मुश्किल से सहन कर पा रहा था। उसकी चोटें जॉइन घटना में लगी चोटों जितनी ही बुरी लग रही थी, हालांकि सच ये था कि वो उससे भी बदतर थी। वो मुश्किल से जीवित वापस आया था, लेकिन एक सुपीरियर के तौर पर वो स्पष्ट रूप से हारा हुआ नहीं दिख सकता था। उसने जू किंग की तरफ देखा और बोला, डेप्यूटी डायरेक्टर जू, अपने सुपीरियर के तौर पर तुम्हारी मदद करना मेरा सौभाग्य था इस बार। बस याद रखना, अब तुम मुझे 50,000 स्पिरिट स्टोन्स देते हो और वापस देना मत भूलना। जू किंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कैप्टन की छाया की तरफ देखा जो जू किंग के अलावा किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। कैप्टन के पास स्पष्ट रूप से सिर्फ एक हाथ और एक पैर था और वो सेब खाते हुए सिर से पांव तक कांप रहा था। जू किंग ने कैप्टन की छाया से हटकर सेब की तरफ देखा और उत्सुकता से पूछा, कैप्टन, तुम्हारे सिर पर इनाम 100 मिलियन है, लेकिन एक हाथ और एक पैर दोनों मिलाकर शायद 30 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के बनते हैं, है ना? सेब पर दांतों के निशान दिखे, जैसे खाने वाला ने काटने ही वाला था, फिर रुक गया। पैर, हाथ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, डेप्यूटी डायरेक्टर जू? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे बस इतना पता है, तुम मुझे 20,000 स्पिरिट स्टोन्स देते हो और कम मत देना। इस बार मैंने तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ओह, जू किंग ने कहा। फिर उसने एक जेड स्लिप निकाली और कैप्टन की तरफ उछाल दी। उस जेड स्लिप में पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर की बनाई हुई रिकॉर्डिंग थी, जिसमें साफ दिख रहा था कैप्टन थर्ड प्रिंसेस के रूप में छुपा हुआ इठलाता हुआ। कैप्टन ने जेड स्लिप पकड़ ली। फिर कुछ सांसों का समय बीता। उसके बाद म्यूजियम में जोरदार हंसी की आवाज गूंजी। ओह मेरे प्यारे प्यारे छोटे जूनियर ब्रदर, तुम्हारे एल्डर ब्रदर के तौर पर मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे ज़ैंग सन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने ये जगह बनाई है? ये बड़ी नाक क्या है जिसके पास तुम खड़े हो? ज़ैंग सन के चेहरे पर अजीब सा भाव था। नाक पूरे म्यूजियम की सबसे बड़ी चीज थी। आह कैप्टन, तुम सच में रैंडम तरीके से बातचीत का विषय बदलते हो, है ना? उसने सेब की तरफ देखा जो धीरे धीरे खाया जा रहा था, फिर सिर हिलाया। कैप्टन, तुम्हारे पास नोज का दूसरा हिस्सा है ना? बाहर निकालो, देखता हूं दोनों टुकड़े मिलते हैं या नहीं, इससे हमारा एग्जिबिट परफेक्ट हो जाएगा। उसके मुंह से ये निकलते ही एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, फिर जोर की धमाके के साथ एक विशाल धूसर पत्थर प्रकट हुआ। वो करीब 20-25 मीटर ऊंचा था और वो था नोज का वो हिस्सा जो कैप्टन ने ले लिया था। अजीब बात ये थी, नोज के एक कोने पर दांतों के निशान थे जहां किसी ने साफ तौर पर उसे काटने की कोशिश की थी। ये चीज बेकार है, कैप्टन ने बोर होते हुए कहा। वापसी में मैंने इसे कुछ बार काटने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। कैप्टन को नजरअंदाज करते हुए ज़ैंग सन आगे बढ़ा। उसने नोज को पकड़ा और उत्साह से उसे जू किंग वाले टुकड़े के पास लगा दिया। ठीक है, कैप्टन ने कहा, मैं अभी वापस आया हूं और मुझे कुछ काम निपटाना है। मैं एक बड़ी योजना पर काम कर रहा हूं। अब जब मुझे मेरा हाई लेवल ज़ॉम्बी हार्ट मिल गया है, बस कुछ और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स चाहिए। एक बार सब कुछ तैयार हो गया तो हम तीनों एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक और काम, ज़ैंग सन हांफते हुए बोला। उसने सेब वाली जगह की तरफ देखा जैसे किसी देवता को देख रहा हो। जू किंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, क्या उसमें धर्म एपर्चर्स खोलना शामिल होगा? धर्म एपर्चर्स? कैप्टन ने कहा, क्यों? डेप्यूटी डायरेक्टर जू, तुम में एम्बिशन की कमी है। अगर हम ये काम कर लिए तो एक ही छलांग में हेवन पहुंच जाएंगे। जॉइन का मास और मेरा हाई लेवल ज़ॉम्बी हार्ट दोनों इस नई योजना के लिए सिर्फ स्टेपिंग स्टोन्स हैं। कैप्टन बहुत उत्साहित हो रहा था, लेकिन अपनी उत्तेजना में उसने अपने कुछ घाव खोल दिए और दर्द से दांत पीसने लगा। मैं बाद में विवरण समझाऊंगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। मुझे अब जाना है। आह, मैं बहुत वर्कहॉलिक हूं, मेरे पास काम का ढेर पड़ा है। इतना कहकर वो एक पैर पर उछलता हुआ चला गया।
जैंग सन कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन ज़ूकिंग उसकी छाया ट्रैक कर सकता था। नोज के 2 टुकड़ों के साथ हमारा म्यूजियम अविश्वसनीय हो जाएगा, जैंग सन ने उत्साह से कहा। वो धीरे धीरे दोनों टुकड़ों के जोड़ के आसपास चल रहा था। ज़ूकिंग ने कैप्टन से नजर हटाई और जैंग सन की तरफ देखा। एल्डर ब्रदर जैंग सन, मेरे धर्मास्किफ पर काम कैसा चल रहा है? हो गया। उसने एक बोतल ज़ूकिंग की तरफ उछाली। अंदर इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जाकर खुद देख लो ज़ूकिंग। मुझे इन दोनों नोज के टुकड़ों को ठीक से जोड़ने में ध्यान देना है। मैं चाहता हूं ये एग्जिबिट परफेक्ट दिखे। उसने अपने आप को नोज से लगा लिया और योजना बनाने लगा कैसे दोनों टुकड़ों को स्थायी रूप से जोड़ा जाए। इस बीच ज़ूकिंग बोतल लेकर चला गया। वो वायलेंट क्राइम्स डिवीजन वापस नहीं गया, बल्कि हाबर 176 गया। जब उसने अपना धर्मास्किफ निकाला तो वो धमाके के साथ पानी पर गिरा, चारों तरफ लहरें फैला गया। वो बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा था हर एक विवरण में, लेकिन सामग्री पहले से बेहतर थी। साफ था, हाबर 176 अच्छी कमाई कर रहा था, क्योंकि जैंग सन ने धर्मास्किफ के सभी भागों में सामान्य सुधार किए थे। ज़ूकिंग उसके अंदर से ऐसी फ्लक्चुएशंस भी महसूस कर सकता था जो एक लाइफ फ्लेम को दबा सकती थी। उसे याद था, जैंग सन ने बताया था, क्लास 8 धर्मास्किफ दूसरे कल्टिवेटर्स की लाइफ फ्लेम्स को दबा सकते थे। उसने धर्मास्किफ की तरफ देखा और जैंग सन के बताए इंस्ट्रक्शन मैनुअल को निकाला और उसे पढ़ने लगा। क्योंकि इस धर्मास्किफ में जॉइन का मांस नहीं था, इसलिए उसमें गॉडलीनेस की कमी थी। लेकिन इसे बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री बेहतरीन थी। सभी भीतरी भाग हाई लेवल मटेरियल्स से बने थे। ये क्लास 8 धर्मास्किफ था और साफ था, इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। ज़ूकिंग, धर्मास्किफ धर्माबोट से अलग होते हैं। धर्माबोट साधारण चीजें होती हैं, इसलिए हर बार जब तुम उनका क्लास रेटिंग बढ़ाते हो, वो और प्रभावशाली होती जाती है। धर्मास्किफ ऐसे नहीं होते। पहले 7 धर्मास्किफ क्लासेस एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। ये सिर्फ क्लास 8 पर होता है जब तुम्हें कुछ सच में बेहतर मिलता है। इस बार मैंने तुम्हारे धर्मास्किफ के लिए क्लास 8 डिफेंसेस बनाने पर ध्यान दिया। इसके पावर सोर्स के लिए मैंने एक मोनोलिथॉइड के हार्ट का इस्तेमाल किया। उसके साथ डिफेंसेस को सपोर्ट करते हुए तुम अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के प्रोफाउंड रेडिएंट स्टेट के सेम लेवल पर पहुंच सकते हो। तुम्हारे पास गॉडलीनेस नहीं है, लेकिन मैंने उसे जोड़ने के लिए जगह छोड़ी है। अगर तुम किसी गॉडली एंटिटी का हार्ट ले सको तो तुम्हारा धर्मास्किफ क्लास 9 में अपग्रेड हो सकता है। तब तुम्हारी डिफेंसेस और बाकी सब कुछ मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के बराबर होगा। बेशक तुम जितना बड़ा गॉडली हार्ट लाओगे, तुम्हारा धर्मास्किफ उतना ही ताकतवर होगा। अगर तुम क्लास 10 तक पहुंच गए तो तुम्हारा धर्मास्किफ लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के बराबर होगा। ये मत भूलना, क्लास 10 धर्मास्किफ काफी दुर्लभ होते हैं। मैंने पहले जैसी ही कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी लगाई है। साथ ही मैंने इस धर्मास्किफ के साथ एक नई दिशा तलाश करने का फैसला किया, एक स्पेशल सेल्फ डेटोनेशन एबिलिटी जोड़कर। इससे तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। मैंने सेल्फ डेटोनेशन में एक और चीज जोड़ी है जिसे मैं पार्टिसिपेशन इफेक्ट कहता हूं। अगली बार जब तुम अपना धर्मास्किफ उड़ाओगे तो तुम देखोगे मैंने कैसे पार्टिसिपेशन किया। ज़ूकिंग जेड स्लिप और धर्मास्किफ दोनों को देखता रहा। गॉडलीनेस के अटैक के बिना भी ज़ूकिंग इस धर्मास्किफ से खुश था। वो उस पर सवार हुआ, डिफेंसेस एक्टिवेट की, कैबिन में दाखिल हुआ और बैठ गया। ये आरामदायक लगा। मुझे सच में बोट पर रहना पसंद है। लेकिन ये पार्टिसिपेशन इफेक्ट क्या है जिसका जैंग सन ने जिक्र किया? ज़ूकिंग इसके बारे में उत्सुक था, लेकिन ज्यादा समय सोचने में नहीं बिताया। कुछ गहरी सांसें ली और ध्यान करने बैठ गया। 3 दिन बिजली की तरह बीत गए। कैप्टन के वापस आने के बाद सेक्ट में ज़ूकिंग और कैप्टन के वीरतापूर्ण कारनामों को लेकर एक और उत्साह की लहर दौड़ गई। इससे ज़ूकिंग को सेक्ट द्वारा बताए गए इनाम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। साथ ही उसे थोड़ी राहत भी महसूस हुई। जब कैप्टन दूर था, ज़ूकिंग बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। अगर सेक्ट के किसी उच्च स्तरीय सदस्य के बुरे इरादे होते तो वो बहुत बड़े खतरे में होता। हालांकि ये बहुत संभावित नहीं लग रहा था, लेकिन वो हर चीज के लिए तैयार रहना पसंद करता था।
लेकिन अब कैप्टन वापस आ गया था और ज़ूकिंग काफी सुरक्षित महसूस कर रहा था। आखिर वो मास्टरमाइंड था, उसने नोज उड़ाए और उसके सिर पर इनाम सबसे बड़ा है, वो हैश एक स्थान पर है। अगर कोई कुछ करने की सोचे और हम दोनों के बीच चुनाव करे तो वो निश्चित रूप से उसे ही टारगेट करेगा। ज़ूकिंग बहुत शांत महसूस कर रहा था, लेकिन 3 दिन बाद शाम के समय कोई व्यक्ति जो बिल्कुल भी शांत नहीं था, हार्बर 176 पहुंचा और ज़ूकिंग के धर्मास्किफ की तरफ बढ़ा। इस व्यक्ति का दिल दुख से भरा था। वो एक युवा लड़की थी, ज्यादा लंबी नहीं, साफ तौर पर पतली और कमजोर। उसने धूसर डाउस्ट रोब पहनी थी और ची कंडेंसेशन के तीसरे लेवल में थी। 7 ब्लड आइज में ऐसे लोगों को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, हर काम में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। ये युवा लड़की जू शाओवी थी जो ज़ूकिंग के साथ उसी दिन 7 ब्लड आइज में शामिल हुई थी। वो चुपचाप ज़ूकिंग के धर्मास्किफ के सामने खड़ी हो गई, उसके चेहरे पर कड़वाहट थी। उसके दिल में न सिर्फ दुख था बल्कि गहरी चिंता भी थी। सच कहूं तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, इसलिए वो ज़ूकिंग के पास आ रही थी। हालांकि वो और ज़ूकिंग एक ही समय में सेक्ट में शामिल हुए थे, उसने कभी उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था। और अब वो एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर था और 7 ब्लड आइज में इतना मशहूर था कि हर कोई उसका नाम जानता था। उसके जैसा व्यक्ति, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर देखना भी मुश्किल होता। वो महीनों से यातना में थी, आखिरकार उसने आने का फैसला किया। इसलिए ज़ूकिंग के धर्मास्किफ पर पहुंचकर वो अपने घुटनों पर गिर गई और साष्टांग प्रणाम किया। डिसाइपल जू शाओवी सेक्ट अंकल ज़ूकिंग से मिलने की इच्छुक है। धर्मास्किफ के अंदर ज़ूकिंग ने अपनी आंखें खोली और डिफेंसेस के माध्यम से जू शाओवी को देखा। कैसे मदद कर सकता हूं, उसने कहा। ये शब्द जू शाओवी के कानों में गूंजे, वो कांप गई। अपनी आवाज कांपती हुई उसने कहा, सेक्ट अंकल, मैं ये बताने आई हूं कि एल्डर ब्रदर जो किंगपेंग 3 महीने पहले मारा गया। धर्मास्किफ में सन्नाटा छा गया। कुछ सांसों का समय बीता। ज़ूकिंग कैबिन से बाहर निकला और डेक पर आ गया। उसने जू शाओवी को घुटनों पर बैठे देखा और उसे वो दिन याद आ गया जब चारों ने पीक पर चढ़ाई की थी। और उसे सीधा साधा जो किंगपेंग याद आया जिसने उसे वो घोस्ट लॉन्गिंग हॉर्सशू क्रैब्स दिए थे। हालांकि वो कभी जो किंगपेंग के बहुत करीब नहीं आया था, लेकिन वो नहीं भूले थे कि वो उसका एहसानमंद था उस चीज के लिए। घोस्ट लॉन्गिंग हॉर्सशू क्रैब्स उसके लिए बहुत उपयोगी साबित हुए थे। ये खबर सुनकर कि जो किंगपेंग मारा गया वो सांस लिए बिना नहीं रह सका। ये बहुत हैरानी की बात नहीं थी। ऑफ पीक डिसाइपल्स एक जार में जहरीले कीड़ों की तरह बेरहम जिंदगी जीते थे। जंग की वजह से ये हकीकत नहीं बदली थी। लोग मरते रहते थे और उनकी जगह नए रिक्रूट सेक्ट में आते रहते थे। लेकिन ज़ूकिंग अपना एहसान नहीं भूलेगा, इसलिए वो और जानना चाहता था क्या हुआ था। सब समझाओ, उसने कहा। ये सुनकर जू शाओवी की आंखें लाल हो गईं और उसके गालों से आंसू बहने लगे। महीनों से वो निराश थी, लेकिन अब ज़ूकिंग जानना चाहता था कि क्या हुआ था। उसे थोड़ी उम्मीद महसूस हुई। सेक्ट अंकल जू, आपको याद होगा एल्डर ब्रदर जो कोस्टगार्ड डिवीजन में सेक्ट अंकल दिंग शाओई के लिए काम करने लगा था। उसने मुझे बताया उसने सेक्ट अंकल दिंग के लिए बहुत सी चीजें की जो कभी सार्वजनिक नहीं हुई। उसकी वजह से सेक्ट अंकल दिंग ने वादा किया कि वो एल्डर ब्रदर जो को अपना एक अटेंडेंट बना लेंगे। लेकिन जब सेक्ट अंकल दिंग कोस्टगार्ड डिवीजन से गए तो वो एल्डर ब्रदर जो को अपने साथ नहीं ले गए। नतीजतन एल्डर ब्रदर जो के पास अचानक कोई नहीं था जो उसे सुरक्षा दे। उसने अतीत में कुछ चीजें की थीं जिनकी वजह से लोग उससे नाराज थे और ये उसकी मौत की एक वजह है। इसके अलावा मफोक आइल्स में ग्रैंड कंपटीशन के दौरान एल्डर ब्रदर जो ने काफी प्रॉफिट कमाया था। पहले उसे उन चीजों को सुरक्षित रखने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब सेक्ट अंकल दिंग शाओई ने उसे नजरअंदाज करना शुरू किया तो लोगों ने एल्डर ब्रदर जो को टारगेट करना शुरू कर दिया। 3 महीने पहले वो सड़क पर मारा गया। मैं उसकी मौत की जांच कर रही हूं, लेकिन अब तक नहीं पता चला हत्यारा कौन है। जू शाओवी साफ तौर पर बहुत व्याकुल थी और रो भी रही थी, लेकिन उसके विचार बहुत व्यवस्थित थे।
साफ था उसने सब कुछ सोच समझकर रखा था जो वो कहना चाहती थी। थोड़ी देर बाद जू किंग ने कहा, क्या तुम और जो किंगपेंग एल्डर ब्रदर जो मेरे साथ बहुत दयालु थे, बस इतना है। कुछ समय पहले मैंने एक धर्माबोट खरीदने के लिए बड़ा स्पिरिट स्टोन्स का कर्ज लिया था, लेकिन मैं उसकी किस्तें नहीं चुका सकी, इसलिए मुझे बदनामी को एक तरफ रखकर चापलूसी करनी पड़ी। मैं अंततः दूसरे डिसाइपल्स की खिलौना बनकर रह गई। मैं पहली नजर में अमीर लग सकती थी, लेकिन सच ये था मैं एक जानवर की तरह जी रही थी, उनकी हर यातना सहन कर रही थी। मैं कभी कभी कट और चोटों से भरी हो जाती थी। शायद मेरी इस घमंड की सजा मैं खुद भुगत रही थी। उसने अपना होंठ काटा, अपनी आवाज धीमी की और बोलती रही, एल्डर ब्रदर जो ने मुझ पर दया दिखाई और मेरा कर्ज चुकाने में मेरी मदद की। मैंने सोचा शायद वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन शुरू से अंत तक उसने मुझे छूने की भी कोशिश नहीं की। वो बस मेरी मदद करता रहा। मुझे लगता है मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ एहसान कैसे चुकाया जाता है। बस मैं उतनी ताकतवर नहीं हूँ। महीनों से मैंने सब कुछ किया है सच्चाई पता लगाने के लिए। मैंने खुद को भी बेच दिया, कुछ काम नहीं आया, और इसलिए मैं आपकी मदद मांगने आई हूँ, सेक्ट अंकल। जू शाओवी ने साष्टांग प्रणाम करने के लिए झुका, लेकिन एक हल्की और कोमल शक्ति ने उसे अपना सिर जमीन पर मारने से रोक दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, जू किंग ने कहा। मैं जो किंगपेंग का एहसानमंद हूँ। ये मामला मुझे संभालने दो। अब आगे क्या होगा? जो किंगपेंग, वही जिसने जू किंग को घोस्ट लॉन्डिंग हॉर्सशू क्रैब्स दिए थे, मारा गया है। जू शाओवी उसी दिन सेक्ट में आई थी जिस दिन जू किंग आया था। अब उसकी हालत बहुत खराब है। डिंग शाओई, जिसने जो किंगपेंग को अपने अटेंडेंट बनाने का वादा किया था, उसने उसे छोड़ दिया। जब डिंग शाओई कोस्ट गार्ड डिवीजन से गया तो जो किंगपेंग अकेला रह गया और फिर मारा गया। जू किंग जो किंगपेंग का एहसान चुकाने के लिए अब इसकी जांच करेगा। लेकिन डिंग शाओई अब एक कॉन्क्लेव डिसाइपल है जिसने ग्रैंड कॉम्पिटिशन में पहला स्थान हासिल किया था। जू किंग को एक ऐसे व्यक्ति से निपटना होगा जो सेक्ट में काफी ऊंचे स्थान पर है। कैप्टन की नई योजना, हाई लेवल ज़ॉम्बी हार्ट और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, तीनों मिलकर कोई बहुत बड़ा काम करेंगे। म्यूजियम अब पूरा होने वाला है। दोनों नोज के टुकड़े एक साथ। जैंग सैन ने थर्मल स्किफ में पार्टिसिपेशन इफेक्ट जोड़ा है, जो क्या है पता नहीं। जू किंग के पास अब क्लास 8 थर्मल स्किफ है जो लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक जा सकता है। अगर उसे गॉडली हार्ट मिल जाए, और वास्ट वर्ल्ड अब भी जू किंग को मारने के लिए इनाम दे रहा है, 10 कार्य खुद करेगा।